हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम आपकी क्लास लेके चलते हैं आगे बेटाओ, और अपनी पोएम है आगे, तीसरी वाली पोएम अपन करा रहे हैं। कौन सी? आ वॉइस सॉन्ग। आ वॉइस सॉन्ग, ठीक है। बुक में बेटा ये पोएम का नंबर दूसरा है, लेकिन हमने क्या है कि पहले लास्ट वाली पोएम ली थी, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड, यानी कि अपन इसको तीसरी वाली पोएम करा रहे हैं। आ वॉइस सॉन्ग कवि है बेटा इसके विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, इसको अपन शॉर्ट में WWG भी बोलते हैं, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। आइए बेटा अब इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं पोएम को। तो देखो बेटा, आ वॉइस सॉन्ग, आ वॉइस सॉन्ग का अर्थ होता है बेटा एक बालक का गीत। ओके बेटा, अब देखो इसके कवि जो है वो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन है। इन्होंने इस पोएम का नाम रखा है आ वॉइस सॉन्ग। अब आ वॉइस सॉन्ग क्यों रखा है बेटा? देखो वॉय का मतलब क्या होता है बेटा? लड़का। क्या होता है बेटा? लड़का। वॉय में जब एपोस्ट्रॉफ लग गया, ठीक बेटा, वॉय में जब एपोस्ट्रॉफ लग गया तो क्या हो गया? आ वॉइस सॉन्ग, यानी एक बालक का गीत। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको अपन दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? आ सॉन्ग ऑफ ए बॉय या द सॉन्ग ऑफ ए बॉय, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा होगा कि एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग हमेशा हम, जैसे हम सजीव लोगों के लिए कर रहे हैं, राम कार, राम की कार, तो यहाँ पे बेटा ए बॉयज सॉन्ग, एक बालक का गीत। ये जो कविता है बेटा, जो हमने पहली जो कविता की थी, कौन सी? द स्नेयर। और जो स्नेयर के जो कवि थे अपने, उस स्नेयर के कवि ने जो क्या किया था बेटा, वो एनिमल लवर था। क्या था बेटा? एनिमल लवर, यानी कि जानवरों से प्रेम करने वाले। और यहाँ पर यदि बात करें विल्सन गिब्सन की, तो ये एक वर्ड लवर है बेटा। क्या है बेटा? वर्ड लवर। ओके स्टूडेंट्स, विल्सन गिब्सन यानी कि वर्ड लवर कहलाते हैं, पक्षी प्रेमी, पक्षियों से प्रेम करने वाले। अब आगे बात करें बेटा विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की, तो इनका बेटा हम वर्थ लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं बेटा? वर्थ, जन्म। तो प्रिय स्टूडेंट्स, जो इनका जन्म है वो बताया जाता है 1878, और इनकी जो डेथ है बेटा, डेथ बताई जाती है 1962 में, यानी कि 1878 से लेकर के 1962 तक। अब इस कविता में कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने एक बालक के रूप में भूमिका निभाई है। किसके रूप में बेटा? एक बालक के रूप में, क्योंकि छोटे छोटे से जो बच्चे होते हैं बेटा, उनको पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, ठीक है। तो उसी बालक के रूप में अपनी भूमिका को व्यक्त किया है किसने? कवि ने। इसलिए कवि ने इस कविता का नाम क्या रखा है बेटा? एक बालक का गीत या एक बाल गीत। अब चलते हैं आगे। देखिए वर्ड लवर हुआ बेटा। अब यहाँ पे कवि विल्सन गिब्सन, ये बेटा वर्ड लवर तो है, वर्ड लवर तो इनको बताया ही गया है, और वर्ड लवर के साथ साथ, वर्ड लवर के साथ साथ बेटा इन्होंने इमोशनल रिलेशन, इमोशनल रिलेशन का मतलब होता है बेटा भावनात्मक संबंध, ठीक है। यानी कि इन्होंने भावनात्मक संबंध प्रकट किया है। किनके साथ बेटा? पक्षियों के साथ, ठीक है, बर्ड्स के साथ भावनात्मक संबंध व्यक्त किया किन्होंने? कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने। इस कविता में पक्षियों के साथ अपना भावनात्मक संबंध प्रदर्शित किया है। भावनात्मक का मतलब होता है बेटा कि किसी भी पक्षी को बुरे हाल में देख करके उसके प्रति दया का भाव रखना, भावनात्मक संबंध होता है। ओके, और जो इस कविता की बेटा सबसे अच्छी जो बात है, इस कविता की जो सबसे अच्छी जो बात है बेटा, इस कविता में क्या है बेटा, ये भी आपको याद रखना, ये हमको प्रश्न उत्तरों में काम देंगे बेटा। ये सब टेंडेंसी ऑफ एम्पैथी, टेंडेंसी ऑफ एम्पैथी दर्शाती है विद वर्ड्स। किसके साथ बेटा? जानवरों के साथ।
हम इस लाइन को बोल सकते हैं बेटाओ, दिस पोएम शोज द टेंडेंसी ऑफ एम्पैथी विद वर्ड्स, यानी कि ये जो कविता है ये पक्षियों के साथ समानुभूति की प्रवृत्ति को दर्शाती है। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, ठीक है, प्रवृत्ति होती है अपनी मानसिक सोच, और एम्पैथी का मतलब होता है बेटाओ समानुभूति, ठीक है। तो ये कविता जो है बेटाओ ये पक्षियों के साथ अपनी टेंडेंसी और एम्पैथी को दर्शाती है। एक चीज तो ये, और एक आपको बेटाओ ये चीज याद रखना है बेटाओ, इमोशनल रिलेशन। ये कविता किसको दर्शाती है बेटाओ, इमोशनल रिलेशन, किसके साथ, वही विद वर्ड्स, पक्षियों के साथ भावनात्मक संबंध को ये कविता दर्शाती है। तो दो चीज याद रखनी बेटाओ, ये हमको जो आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ये चीज हमको काम देंगे, ध्यान रखना, टेंडेंसी ऑफ एम्पैथी और इमोशनल रिलेशन विद वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स। अब इस कविता में जो कवि है बेटाओ विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, ये फ्रीडम एम्फेसाइज करते हैं बेटाओ, एम्फेसिस, द फ्रीडम ऑफ वर्ड्स। अब तीसरी चीज अपन को ये याद रखनी बेटा इस कविता में, ये जो कविता है ये पक्षियों की स्वतंत्रता पर जोर देती है, ठीक है बेटाओ। ये जो कविता है ये पक्षियों की स्वतंत्रता पर जोर देती है। पक्षियों की स्वतंत्रता को समझिए बेटाओ, यानी कि एक तो क्या होता है गुलाम, यदि हम किसी पक्षी को बेटा पिंजरे में बंद रखते हैं तो पक्षी क्या है कि एक गुलामी महसूस करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, गुलामी महसूस कर, गुलाम का मतलब होता है बेटा स्लेव, दास, और जो गुलाम जो होता है वो एकदम भाव शून्य होता है। अब देखो थोड़ा सा सोच के चलो कि कुछ दिन पहले जैसे ही कोरोना कोविड-19 का जैसे काल शुरू हुआ था तो लॉकडाउन हुआ था बेटाओ, और उस लॉकडाउन के दौरान हम सब घर में कैद थे बेटाओ। अब उस घर में कैद के दौरान हम कैसा महसूस करते थे, अब आप इस चीज़ को सोच के देखो। उस समय बिल्कुल एक गुलाम पिंजरे की तरह, जैसे एक पिंजरे में गुलाम बंद हो जाता है उस तरह से हम कैसे हो गए बंद, और हमारी सोच केवल वहीं तक सीमित रह गई, कहाँ तक, घर तक ही, बाहर तक हमारी सोच स्वतंत्र नहीं थी। तो उसी प्रकार से बेटाओ इस कविता में जो कवि है वो पक्षियों की स्वतंत्रता पर जोर देता है कि पक्षियों के लिए भी मनुष्य की तरह स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी पक्षियों को हमें पिंजरे वगैरह में बंद नहीं करना चाहिए, पक्षियों को हमें मारना नहीं चाहिए, ठीक है। ओके बेटा, पक्षियों को खुले में उड़ने देना चाहिए। तो इस बात पर ये कविता जोर देती है। तो ये जो तीन जो बेटा आपके लिए फ्रेज यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये तीन फ्रेज आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है बेटा। यानी कि इस कविता जो ये टेंडेंसी ऑफ एम्पैथी को दर्शाती है, इमोशनल रिलेशन को दर्शाती है। अब देखो बीच में मैं आपके लिए एक चीज और बताता हूँ बेटा, ये इसकी बर्थ रेट वगैरह लिख लेना। देखो हाँ, ये जो चीज़ है बेटा मैं आपको बता रहा हूँ अबाउट द पोइट, कवि के बारे में। तो कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है पेपर में कि कवि का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, लेकिन हमें इनके बारे में बेटा जानना जरूरी चाहिए, ठीक है, जानना जरूरी है कि विल्फ्रेड विल्सन है क्या। ओके, तो अब देखो बेटा मैं आपके लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे एक शब्द आया है नया, एम्पैथी। एम्पैथी को बता के चल रहा हूँ बेटा मैं आपके लिए। यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा बेटा एम्पैथी, ठीक है, और एक शब्द बेटा इसी से मिला जुला सिंपैथी, ठीक है। एम्पैथी का अर्थ होता है बेटा समानुभूति, समानुभूति, और सिंपैथी का मतलब होता है बेटा सहानुभूति। ध्यान रखना इस चीज को। और एम्पैथी और सिंपैथी होती है सहानुभूति और एम्पैथी होती है समानुभूति। समानुभूति का मतलब होता है समान अनुभूति। जब दो व्यक्तियों की अनुभूति, दो व्यक्तियों का अनुभव, दो व्यक्तियों के विचार यदि समान है तो उसे समानुभूति कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति कष्ट भोग रहा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ साथ कष्ट भोगे, तो वो दोनों कैसे हो गए बेटा, समानुभूति हो गई। और एक सहानुभूति होता है दूसरों के प्रति दया दिखाना, ठीक है सर। जैसे
हमारा कोई फ्रेंड है और हम कहीं मार्केट के अंदर गए और हमारा कोई फ्रेंड, चलो फ्रेंड नहीं होता है, कोई भी अजनबी व्यक्ति होता है, ठीक है, वो हमें मार्केट के अंदर मिल जाता है और मार्केट के अंदर मिल करके वो थोड़ा सा आपको दुखी उदास दिखाई देता है और वो आपसे कहता है भाई मेरा ना एक लड़का खो गया है, मेरा ना बच्चा खो गया है, आपने कहीं देखा है क्या? मेरा बच्चा खो गया है, अभी अभी यहीं कहीं पता नहीं कहाँ है, आपने कहीं देखा है क्या? अब आपके लिए दो कार्य बनते हैं बेटा, एक समानुभूति का, एक सहानुभूति का। अगर आप उस व्यक्ति की हेल्प करते हैं, उसके साथ आप जुट जाते हैं कि भाई मेरे पास बाइक है, तू मेरी बाइक पे बैठ, मैं आपको घुमा के लेके आता हूँ, ठीक है, तो आपने उस व्यक्ति की क्या की बेटा? सहायता, उस व्यक्ति की हेल्प की, तो वो आप उसके दुख में शामिल हो गए और उसके साथ साथ लगे, तो ये हुई बेटा आपकी क्या? समानुभूति। यदि आप उसकी हेल्प नहीं करते हैं, उसने आपसे कहा भाई मेरा बच्चा खो गया, आप थोड़ा सा ठीक है आई एम सॉरी यार, मुझे भी बहुत बड़ा दुख लगा, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं चाह रहा हूँ, तो आपने क्या दिखाई बेटा? सिंपैथी, केवल सहानुभूति दिखाई। और समानुभूति, उसका दर्द आपने अपना दर्द समझा, आप उसके साथ जुट गए, तो वो हो गई समानुभूति। तो इस कविता में कवि ने एम्पैथी की टेंडेंसी दर्शाई है, ना कि बेटा सिंपैथी की, ठीक है। और जो कविता अपनी थी जो बेटा द स्नेयर, उसमें कवि ने सहानुभूति दर्शाई थी। उसमें जो कविता द स्नेयर थी ना, उसमें कवि ने जंगली जानवरों के प्रति, वाइल्ड एनिमल्स के प्रति क्या दिखाई थी बेटा? सहानुभूति दिखाई थी कि जैसे ही वो खरगोश जो था, रैबिट जो जाल में फंस गया था, तो कवि को उसको देख के केवल दया आई थी। ऐसा नहीं खरगोश भी जाल में फंस गया तो कवि भी जाल में फंस गया, कभी जाल में नहीं था, ठीक है, तो वो क्या हो गया बेटा? सहानुभूति। इस कविता में कवि क्या करता है बेटा? कि वो जानवरों को उड़ने के लिए छोड़ देता है। वो कहता है कि सभी जानवर क्या है बेटा? मेरे, इस आकाश में जितने भी पक्षी उड़ रहे हैं वो सारे पक्षी किसके? मेरे। ठीक है। अब फिर लास्ट की जो लाइन आती है हम आपको पढ़ाएंगे बेटा। लास्ट की लाइन में कवि जो है, जो पक्षी उड़ रहे हैं उन पक्षियों के साथ स्वयं को भी उड़ता हुआ महसूस करता है। पक्षी उड़ रहे हैं और स्वयं भी उनके साथ साथ उड़ रहा है, उड़ता हुआ महसूस करता है अपने आप को। तो एक समानुभूति हो गई। क्या हो गई बेटा? समानुभूति। पक्षी को उड़ना और उसका भी उड़ना, पक्षियों को भी स्वतंत्र बताना और अपने आप को भी स्वतंत्र बताना। तो इस प्रकार से इस कविता में टेंडेंसी ऑफ एम्पैथी बेटा दर्शाई गई है, ध्यान रखना इस चीज को। अब चलते हैं आगे। अब देखिए बेटा, कवि का जन्म हमने अभी आपको बताया 1878 से। कवि का जो जन्म है, कवि के लिए चलो हम यहाँ पे ही का यूज करते हैं बेटा। ही वाज बॉर्न इन 1878 इन, चलो कस्बे का नाम भी बता देता हूँ बेटा मैं आपके लिए, ध्यान रखना। वैसे इंग्लैंड में जन्म हुआ है लेकिन मैं आपके लिए कस्बे का नाम भी बता देता हूँ बेटा। कस्बे का नाम है हैक्सजाम, एट हैक्सजाम इन इंग्लैंड। ओके स्टूडेंट्स, यानी इनका जो जन्म है वो 1878 में हैक्सजाम कस्बे में, यानी इंग्लैंड के अंदर एक कस्बा पड़ता है बेटा, हैक्सजाम बोलते हैं, इसमें इनका जन्म हुआ था। किनका? कवि का। अगर इनके देहावसान की बात हम करें बेटा तो ही वाज डाइड, ही वाज डाइड, इनका देहावसान हो गया बेटा इन 1962, यानी 1962 में इनका क्या हो गया बेटा? देहावसान। अब बात करते हैं आगे बेटा। एक इंग्लिश के फेमस विद्वान है बेटा, फेमस लर्नेड, फेमस कवि, ध्यान रखो, इसको नोट डाउन कर लो। इंग्लिश के एक फेमस कवि हैं जिनका नाम है बेटा रूपर्ट ब्रूक। द फेमस पोइट ऑफ इंग्लिश, और उनका नाम क्या है बेटा? रूपर्ट ब्रूक। अब ये
पोइट जो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन है बेटा, इस रूपर्ट ब्रूक का बहुत बड़ा नाम है बेटा इंग्लिश के अंदर। और ये रूपर्ट ब्रूक विल्फ्रेड विल्सन के बेटा क्या थे बेटा, परम मित्र थे, जिसको अपन बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बेस्ट फ्रेंड। ये भी आपको ध्यान रखने की बात है बेटा। रूपर्ट ब्रूक का नाम आप आगे चलोगे, आगे सुनने को आपको मिलेगा बेटा। और तो इंग्लिश के जो रूपर्ट ब्रूक जो कवि है बेटा, ये रूपर्ट ब्रूक इनके क्या थे बेटा, फेमस यानी कि बेस्ट फ्रेंड थे। अब आइए आगे बेटा, इतना हमें कवि के बारे में जानना है। अब कवि ने जो अपनी ये जो कविता है बेटा, थोड़ा सा और मैं इसके बारे में बता देता हूँ। कवि ने अब ये जो अपनी कविता है ये रूपर्ट ब्रूक के सानिध्य में लिखी, क्योंकि इनके दोस्त थे। अब इनकी जो इस कविता है, इस कविता को बेटा इनका एक संकलन है, संकलन बोलते हैं बेटा कलेक्शन को। संकलन होता है बेटा कलेक्शन, यानी कविताओं का एक संग्रह होता है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। और उस कलेक्शन का नाम है मेरे बेटाओ ए माउंटेन कवर। इस कलेक्शन का नाम है MOUNTAIN, माउंटेन कवर। ठीक है। अब इनकी जो ये कविता है ए बॉयज सॉन्ग, ये माउंटेन कवर नामक संकलन में क्या है, संकलित है। माउंटेन कवर जो अब इनकी कविता है बेटाओ, और ये कविता इनमें लिखी गई है। और ये माउंटेन कवर जो है ये इनकी फर्स्ट पोइट्री है। क्या है बेटाओ, फर्स्ट पोइट्री है किसकी, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। अब आइए, अब चलते हैं आगे कविता की तरफ। अब इस कविता में ये तो आपको पता ही पड़ गया बेटा कि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने पक्षियों की स्वतंत्रता पर जोर दिया है, कि जिस प्रकार से मनुष्य अपनी स्वतंत्रता चाहता है, उसी प्रकार से आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं ये भी अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, व्यक्ति हमें कैद न रखें और हम भी आकाश में खुले में उड़ें। तो कवि जो है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, ये एक बच्चे के रूप में अपने आप को संबोधित करते हैं और अपने आप में सोचते हैं। इस कविता में भी ध्यान रखना बेटाओ, जैसे मैंने आपको द स्नेयर समझाई थी, उसमें भी पर्सोना का यूज हुआ था। इसमें भी कवि ने अपने लिए आई का प्रयोग किया है। किसका लिया है, आई। तो यहाँ पे भी पर्सोना यूज होता है। ओके, अगर इस कविता की राइम स्कीम लेकर के चले तो राइम स्कीम उसकी क्या होगी बेटा, वो होगी, देखो ये पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी। तो इसकी राइम जो स्कीम होगी बेटाओ कविता की, वो राइम स्कीम क्या होगी बेटाओ, A-B-A-B। ठीक है। स्नेयर का एयर, फ्री का मी, स्लो का गो, हाइट का डिलाइट। ठीक है। वे का जे, विंग्स का सिंग्स। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये इसकी क्या होगी, राइम स्कीम। चलिए अब हम इस कविता का अर्थ करते हैं बेटो। तो देखो कवि क्या कहता है बेटा, बिकॉज आई सेड नो स्नेयर, बिकॉज I set no snare, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. ठीक है। Because I set no snare, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. Because का अर्थ क्या होता है बेटा, क्योंकि। I set का अर्थ होता है बेटा स्प्रेड करना, बिछाना, स्थापित करना किसी भी चीज को। देखिए बेटा, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, स्नेयर को तो मैंने आपको पहले भी समझाया था। स्नेयर का अर्थ होता है बेटा जाल या फंदा। स्नेयर को यदि हम बोले, स्नेयर होगा जाल या फंदा। ठीक है। बिकॉज क्योंकि आई सेट नो स्नेयर, कवि कह रहा है क्योंकि मैं कोई भी जाल या फंदा नहीं बिछाता हूँ। अब स्नेयर वो जाल आ गया बेटा जिसको नेट बोलते हैं और पक्षियों को पकड़ने के काम आता है। जिस प्रकार से
ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम बनी हुई है, पक्षियों के साथ यूनिवर्सल प्रॉब्लम बनी हुई है बेटाओ कि इनको पकड़ने के लिए लोग जाल बिछाते हैं और पक्षियों को पकड़ लेते हैं। लेकिन कभी क्या कह रहा है, क्योंकि आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल या फंदा नहीं बिछाता हूँ, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन मैं उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता हूँ। लीव का मतलब क्या हुआ बेटाओ, छोड़ना। क्या हुआ, छोड़ना। अब यहाँ पे जो देम आया है बेटाओ, ये देम किसके लिए आया बेटाओ, वर्ड्स के लिए। किसके लिए बेटाओ, वर्ड्स के लिए आया है। फ्लाइंग का मतलब उड़ना और फ्री का मतलब बेटाओ स्वतंत्र रूप से। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल या फंदा नहीं बिछाता हूं, बट लेकिन लीव देम, लेकिन उनको छोड़ देता हूं, फ्लाइंग उड़ने के लिए, फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से, लेकिन मैं उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ देता हूं। इन दो लाइनों में कभी कंट्रास्ट जता रहा है बेटा, विरोध, यानी कि लोग जो जाल बिछाते हैं पक्षियों को पकड़ने के लिए, लेकिन कभी क्या कह रहा है कि मैं उनके लिए कोई जाल या फंदा नहीं बिछाता हूं, बल्कि उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता हूं, कि आप स्वतंत्र रूप से बेटा उड़ो। पक्षियों से कहता है कि आप स्वतंत्र रूप से उड़िए। ऑल द वर्ड्स ऑफ द एयर, तो देखो एयर का मतलब क्या होता है, हवा, लेकिन यहाँ एयर आया है किसके लिए बेटा, स्काई के लिए। किसके लिए, स्काई के लिए। ध्यान रखना यहाँ पे जो एयर का यूज हुआ है बेटा वो किसके लिए हुआ है, स्काई, जिसको बोल सकते हैं हम ऑल एटमॉस्फेयर। संपूर्ण वातावरण के लिए किसका प्रयोग किया बेटा, एटमॉस्फेयर का। तो देखो ऑल द वर्ड्स, सभी पक्षी, ऑफ द एयर, आकाश में उड़ने वाले। अब आकाश के लिए यह एयर का ही प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि बेटा आकाश में पक्षी सिर्फ वहां तक ही उड़ते हैं जहां पर एयर एग्जिट्स होता है। जहां तक आकाश में हवा विद्यमान होती है बेटाओ, पक्षी वहीं तक तो उड़ पाता है। ऐसा नहीं कि हवा है नहीं वहां पर और वहां तक पक्षी पहुंच जाए। तो जहां पर हवा है इसलिए कवि ने यहाँ पे एयर का प्रयोग किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल द वर्ड्स ऑफ द एयर यानी आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षी। ठीक है, अब जैसे कि कवि पूछ लेता है कि कवि ने इस कविता में विशेष रूप से किन पक्षियों का उल्लेख किया है, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है ऑल द वर्ड्स, सभी। एक कोई फिक्स एक पक्षी नहीं, सभी पक्षियों के लिए कवि ने कहा है ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, मुझसे संबंधित है। कवि कह रहा है कि ऑल द वर्ड्स ऑफ द एयर, कि हवा में उड़ने वाले, आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षी बिलोंग टू मी, मेरे हैं। अब देखो कवि ने यहाँ बेटा कितनी अच्छी बात कही है। कवि कह रहा है कि मैं कोई जाल या फंदा नहीं बिछाता हूँ, बल्कि मैं पक्षियों को उड़ने के लिए आकाश में खुला छोड़ देता हूँ। आगे ऑल द वर्ड्स ऑफ द एयर यानी आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षी बिलोंग टू मी यानी कि मेरे हैं। अब देखो बिलोंग का प्रयोग हम पोजीशन बताने के लिए करते हैं बेटाओ। जैसे कि मैं जयपुर से हूँ तो आई बिलोंग टू जयपुर, ऐसे बोलते हैं। ओके, जैसे ये मेरा है, इट बिलोंग्स टू मी, ये मुझसे संबंधित है, ये मेरा है। तो किसी भी चीज़ का संबंध बताने के लिए बेटा हम बिलोंग का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे कवि ने बिलोंग का प्रयोग इसलिए भी किया है बेटा। अब आप एक चीज़ सोचो बेटा, जैसे कि मैं आपसे कहूँ ये मोबाइल मेरा है, मैंने बता दिया कि दिस मोबाइल बिलोंग्स टू मी, ये मोबाइल मेरा है। तो आप बताओ क्या मैं इस मोबाइल को फोड़ सकता हूँ, क्या मैं इस मोबाइल को तोड़ सकता हूँ? सोच के देखो बेटा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मेरा है। और जिस चीज़ को अपना बना लिया बेटा उसको हम हानि नहीं पहुँचा सकते। बताओ पहुँचा सकते हैं क्या? अगर हम किसी चीज़ को दूसरे की मानते हैं, पराई मानते हैं, तो ही तो हम उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। यदि कोई चीज़ मैंने आपको मान लिया कि आप मेरे हो, ठीक है, तो क्या मैं आपको नुकसान पहुंचा सकता हूं? नहीं स्टूडेंट। तो उसी प्रकार से कवि ने पक्षियों को किसका माना बेटा? अपना, कि ये सभी पक्षी मुझसे संबंधित हैं, मेरे हैं। तो क्या कवि
उनको नुकसान पहुंचा सकता है, उनको पिंजरे में बंद कर सकता है? नहीं। ठीक है, तो बिलोंग टू मी ये दर्शाता है। ओके बेटा, तो ये फर्स्ट स्टेंजा का अर्थ आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। मैं कोई जाल फंदा नहीं बिछाता हूँ बल्कि उन्हें उड़ने के लिए खुला छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षी मेरे हैं। अब चलिए बेटा आगे। अब देखो सेकंड स्टेंजा, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। अब देखिए बेटा, यहां पे एक पक्षी का नाम दिया गया बेटा ब्लू टिट। अब ये ब्लू टिट क्या होती है बेटा? तो ब्लू टिट है ए स्मॉल एंड ऑर्डिनरी वर्ड ऑफ ब्लू एंड येलो कलर। यानी कि एक नीली और पीले कलर की एक छोटी सी और एक सामान्य चिड़िया। ठीक है, यानी कि एक नीली और पीले रंग की एक सामान्य चिड़िया है बेटा जिसका नाम है ब्लू टिट। इसे हम नीलमी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? नीलमी। ये पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी होता है। ठीक है, ये पक्षियों में सबसे छोटा। इसकी विशेष पहचान होती है बेटा कि ये ऊपर से नीली होती है, नीचे से पीली होती है। कुछ सिर पर भी इसके पीले पीले धब्बे होते हैं, वो होती है हमारी ब्लू टिट। तो ब्लू टिट एक छोटा सा पक्षी है। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द शिलोई, और शिलोई का मतलब होता है बेटा झाड़ी। क्या होता है बेटा? झाड़ी। और शिलो का मतलब क्या होगा? झाड़ी। और झाड़ी किसकी बेटा हो? बेर की। किसकी झाड़ी बेटा? बेर। जो अपने खेतों पे पास में जो डोर होती है बेटा उन पे क्या झाड़ी लगी होती है और पीले पीले पे बेर आते हैं लाल पीले, तो उसे हम शिलो बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो चिड़िया होती है ब्लू टिट, ये बेटा इस झाड़ी के ऊपर बैठी होती है। तो कभी कह रहा है फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, यानी कि एक छोटी सी झाड़ी पर बैठने वाली ब्लू टिट से, टू द ईगल। और ईगल का मतलब क्या होता है बेटा? बाज। क्या होता है? बाज, जिसे हम गरुड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गरुड़। ठीक है, गरुड़ के अलावा हम इसमें एक बहुत ही अच्छा वर्ड है महासेन। क्या बोलते हैं बेटा? महासेन। किसको बोलते हैं हम? ईगल को। ये पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी होता है। ये पक्षियों में ब्लू टिट सबसे छोटी होती है। तो कभी कह रहा है फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द शिलो, यानी कि एक छोटी सी झाड़ी पर बैठी हुई ब्लू टिट से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, और ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज से। ब्लू टिट ज़्यादा ऊंची नहीं उड़ती है, ईगल सबसे ऊंचा उड़ता है। तो कवि ने बेटा यहाँ पे देखो पक्षियों के लिए फ्रॉम और टू का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया बेटा? फ्रॉम और टू का। फ्रॉम टू, और फ्रॉम टू का अर्थ होता है से तक। जैसे मैं आप बोलूं बेटा ए टू जेड, तो ए टू जेड अगर बोलूंगा, ए बीच में लगा लिया, टू यहां लगा दिया फ्रॉम ए टू जेड, तो सारी एबीसीडी आ गई कि नहीं आ गई बीच में? अगर मैं बोलूं बेटा फ्रॉम 1 to 100, तो 1 से 100 तक के बीच की सारी गिनती आ गई कि नहीं आ गई बेटा? समझो थोड़ा सा। तो कवि ने यहां फ्रॉम टू का प्रयोग किया है। अब फ्रॉम के आगे छोटा सा जानवर दर्शाया है, एक छोटी सी चिड़िया जिसको बोला स्मॉल, वेरी स्मॉल, और टू लगा करके बोला बेटा वेरी लार्ज। तो छोटे से लेकर के बड़े तक, तो इसका मतलब सारे पक्षी आ गए बेटा, ब्लू टिट से लेकर के बाज तक। अब इसके अंदर बीच में जितने भी कबूतर, जैसे कि पैरट आ गया,
है, पिजन आ गया, ये स्पैरो आ गया, पीकॉक आ गया, ये सारे पक्षी इसके अंदर आ गए बीच में। ठीक है, कवि ने बहुत ही अच्छी ये दर्शाई पंक्ति बेटा, 2 चीज़ों से ही सारे पक्षियों का उल्लेख कर दिया है। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द शिलो टू द ईगल ऑन द हाइट, यानी कि एक छोटी सी झाड़ी के ऊपर बैठी हुई एक ब्लू टिट से, एक छोटी सी सामान्य चिड़िया से लेकर के टू द ईगल ऑन द हाइट, आकाश में ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक। इसका अर्थ ये हुआ बेटा, छोटे से पक्षी से लेकर के बड़े से बड़े पक्षी तक जो ऊंचाई में उड़ते हैं। अनकेज्ड, डी और रह गए बेटा यहाँ पे। अनकेज्ड, अनकेज्ड का मतलब होता है बेटा स्वतंत्र रूप से। अनकेज्ड का मतलब स्वतंत्र रूप से। दे किसके लिए आया बेटा? पक्षियों के लिए। अब दे कम एंड गो, दे कम एंड गो, वे आते हैं एंड गो, और चले जाते हैं। ठीक है, यानी छोटे से पक्षी ब्लूटूथ से लेकर ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक सभी पक्षी अनकेज्ड स्वतंत्र रूप से, दे कम एंड गो, वे आते हैं और चले जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, फॉर माई डिलाइट। अब डिलाइट का अर्थ होता है बेटा हैप्पीनेस। क्या होता है बेटा? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस का मतलब क्या हुआ बेटा? डिलाइट, यानी कि प्रसन्नता। ठीक है, यानी कि छोटे से छोटे पक्षी से लेकर के जो ब्लूटिट नाम का पक्षी एक झाड़ी पर बैठा होता है और ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक सभी पक्षी स्वतंत्र रूप से, वे स्वतंत्र रूप से कम एंड गो, आते हैं और चले जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए। यानी कि कभी उन पर ध्यान नहीं देता है, कभी उनको देख करके प्रसन्न होता है कि पक्षी उसके पास आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनको वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ता है। पक्षी एक बच्चों की तरह होते हैं बेटा। यदि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं तो वो बच्चे हमारे पास आते हैं, और छोटे छोटे बच्चे यदि हम उनसे ईर्ष्या करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, तो वो बच्चे हमसे दूर भागते हैं बेटा। इसी प्रकार से पक्षी होते हैं बेटा, इसलिए इस कविता का नाम बॉयज सॉन्ग ही रखा है, एक बालक का गीत। अब चलो आगे। एंड सो, और इसलिए द सनवार्ड वे। अब सनवार्ड वे का मतलब क्या हुआ बेटा? सूर्य की तरफ जाने वाला रास्ता। सनवार्ड वे का अर्थ हुआ बेटा टूवार्ड्स द सन, इस सनवार्ड वे। अब आप बताओ बेटा, एंड और इसलिए द सनवार्ड वे, सूर्य की तरफ जाने वाले रास्ते पर। अब बताओ, जो रास्ता सूर्य के लिए जाता है बेटा, वो रास्ता कैसा होगा? फुल ऑफ स्ट्रगल, वेरी हार्ड, बहुत कठिन होगा, डिफिकल्ट बेटा, वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जो रास्ता सूर्य की तरफ जाता है, अब बताओ सूर्य कितनी हीट देता है, और सूर्य की तरफ जो रास्ता जा रहा है तो कैसा है बेटा? कठिन। तो ध्यान रखो, एंड सो, और इसलिए द सनवार्ड वे, सूर्य की तरफ जाने वाले रास्ते पर। आई सोर, मैं उड़ता हूं। अब देखो बेटा, फ्लाई मीन्स भी उड़ना होता है। फ्लाई मीन्स भी क्या हुआ बेटा? उड़ना। शोर मीन्स भी क्या हुआ बेटा? उड़ना। दोनों में अंतर है बेटा। फ्लाई हम लगाते हैं जब हम कोई नीची सीमा पर उड़ रहे हैं और घूम के उड़ रहे हैं, ठीक है बेटा, तो हम किसका प्रयोग लगाएंगे? फ्लाई। शोर का प्रयोग करते हैं बेटा हम वर्टिकल रूप से ऊपर की तरफ उड़ना, एक लंबवत सीध में, वर्टिकल रूप में। जब हम सीधे उड़ते हैं बेटा तो शोर क्रिया का प्रयोग करते हैं और ऊंचाई तक चलते चले जाते हैं। जैसे एक प्लेन उड़ता है तो हम फ्लाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि कोई बेटा मिसाइल वगैरह उड़ती है जो एकदम सीधे जाती है, मिसाइल भी तो उड़ के जाती है वो, लेकिन वर्टिकल सीधे जाती है, तो वहाँ पे हम शोर क्रिया का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? शोर। शोर का मतलब आकाश में ऊंचाई तक सीधी गति से उड़ना, शोर होता है। अब यहाँ पे कभी कह रहा है आई सोर, मैं ऊपर की तरफ उड़ता हूं, ऑन द ईगल्स विंग्स। विंग्स का मतलब क्या हुआ बेटा? पंख। विंग्स का मतलब क्या हुआ बेटा? पंख हुआ। अब विंग्स और एक पंख होता है फीदर। विंग्स का मतलब होता है पंख, ऐसी पंख
जो उड़ने के काम आती हैं, एक होता है फीदर, ऐसी पंख जो शरीर को ढकने के काम आती हैं। ठीक है बेटाओ, ऐसी पंख जो शरीर को ढकने के काम आती हैं बेटाओ, क्या हो गया बेटाओ? फीदर्स होगी। अब देखिए, एंड सोदा सनवार्ड वे, और सूर्य की तरफ जाने वाले रास्ते पर, आई शोर ऑन द ईगल्स विंग, मैं बाज के पंखों पर बैठ करके ऊपर की तरफ उड़ता हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, इन माई हार्ट, हार्ट कहते हैं बेटा दिल, हृदय, और मेरे हृदय में ऑल डे, पूरे दिन, द ब्लूटिट सिंग्स, ब्लूटिट नाम का जो पक्षी है, ब्लूटिट नाम की जो चिड़िया है, वो सिंग्स, पूरे दिन मेरे हृदय में गाना गाती रहती है। अब देखो यहाँ भी कवि ने बेटा दोनों पक्षियों को लिया है, ईगल को भी लिया है और ब्लूटिट को भी लिया है। यानी पक्षी, सॉरी, कभी बाज के पंखों पर बैठ करके कहाँ उड़ जाता है? ऊपर, आसमान में ऊपर की तरफ, सनवार्डवे सूर्य की तरफ, और ब्लूटिट नाम की जो चिड़िया है वो उसके हृदय में पूरे दिन गाना गाती रहती है। एंड सो द सनवार्डवे आई शोर ऑन द ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे दिन हृदय में पूरे दिन द ब्लूटिट सिंग्स। यानी ब्लूटिट नाम की जो चिड़िया है वो गाना गाती रहती है। अब यहाँ ने इस एक्सट्रैक्ट में कवि ने एक हल्का सा भावार्थ दर्शाया बेटाओ कि व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंचाई पर ऊपर उड़ जाए बेटाओ, लेकिन उसे धरती पर रहने वाली चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। कवि कह रहा है कि मैं आसमान में ऊपर उड़ गया बाज के पंखों पर बैठकर, लेकिन उसके दौरान भी ब्लूटिट नाम की जो चिड़िया है वो उसके दिल में है। क्योंकि जब व्यक्ति थोड़े छोटे छोटे होते हैं, उसके साथ ही होते हैं दोस्त, और जैसे वो बड़ा बन जाता है तो अपने दोस्तों को क्या है कि भूल जाते हैं व्यक्ति। लेकिन कवि ने यहाँ क्या किया बेटाओ कि ऊपर उड़ करके भी ब्लूटिट को नहीं भूला, ब्लूटिट उसके हृदय में रही। ओके स्टूडेंट्स, तो इस कविता को आप लिख लेना और लिख करके एक दो बार इसका अर्थ करना बेटाओ, और कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आगे आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आपको इसके क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट कराऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, चाओ।